वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी जोन। हम कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अगले वीडियो में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 657 इज इक्वल टू 9 दिया है। इसका मतलब है कि 306 और 657 का HCF है 9। ठीक है, LCM 306 और 657 ज्ञात करना है, यानी कि 306 और 657 का हमें LCM फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं प्रश्नावली। वन 1.2 का क्वेश्चन नंबर है ये 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दे रखा है वो हमें यहाँ पर लिख लेता हूँ कि HCF 306 और 657 HCF इसलिए 306 और 657 का HCF कितना दे रखा है 9। तो लाइन लिख लेते हैं। हमें याद क्या करना है LCM, तो LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस सूत्र के द्वारा हम देखिए, आप दो संख्याएं हैं हमारे पास तो उनका गुणनफल हम निकाल लेंगे, और LCM और HCF है हमारे पास और LCM नहीं है, तो यहाँ से हम LCM क्या करेंगे, निकाल लेंगे। दो संख्या लिख दी मैंने, LCM सेम लिख दिया क्योंकि वो हमें याद करना है। HCF होता है यहाँ पर दे रखा है 9, तो LCM है इज इक्वल टू में LCM में ऐसा कैसा इंटू में है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा अपॉन 9। इसको काट देता हूँ मैं, 9 बन जा 9, 9 सतानी 63 बचे 2 9 27। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 73। इनका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 306 इंटू 73 का 22338, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करना है कि जो 6 की घात n है इसकी वैल्यू के लास्ट में शून्य आ सकता है। देखते हैं, अपन लिखते हैं कुछ 6 की घात n। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को मैं बता चुका हूँ, 1 से लगाकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या। यानी इसका मान 1 2 3 डैश 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 है। तो जो 6 की घात n है ये संख्या है, ये क्या 0 पर एंड हो सकती है, या कहें तो इसके लास्ट में 0 आ सकता है। n के किस मान पर ऐसा हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 6 n की जगह में 1 रखूँ तो हो जाएगा 6, n की जगह 2 रखूँ तो हो जाएगा 36, ऐसे 3 रखूँ तो कभी मतलब ऐसे लास्ट में 0 आएगा क्या। अगर n की जगह 3 रखूँ मैं तो आ जाएगा 216, मतलब कभी भी पीछे 0 नहीं आएगा। और अब आप एक चीज़ ये देखिए कि अगर मैं कहे तो 10 की पावर n लिखूं, ठीक है, तो 10 की पावर n लिखूं मैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है, इसलिए 0 पर समाप्त हो रही है। अगर देखें आप 10 है, 10 की जगह अगर 1 रखूं तो 10 आ जाएगा, 10 की जगह 2 रखूं तो क्या आएगा। तो इनमें क्या है, अगर मैं लिखूँ 30 तो 30 है, उसकी अगर 30 की पावर n, अगर 30 n की जगह 1 रखूँ तो 30 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n की जगह 2 रखूँ तो ये हो जाएगा। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके अभाज्य गुणनखंड देखिए, आप 2 × 5 होता है इसका
इसका होता है 5 इंटू 6, यानी 5 इनमें क्या है, कॉमन इनके अभाज्य गुणनखंड में, इसीलिए ये 0 पर समाप्त हो रहे हैं। तो अब देखें आप, तो हम लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अब स्टार्ट होगा। आंसर है इसका चूँकि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, देखें आप, ये संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही थी, तो ये समाप्त हो रही थी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उनके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है। किंतु हमारी जो 6 की घात n जो क्वेश्चन में दे रखी है, 6 की घात n के गुणनखंड 2 गुणित 3 है, अर्थात उसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं, 5 नहीं है। इसलिए n के किसी भी मान के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। आप समझ रहे होंगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उनके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है, किंतु 6 की अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 3 आता है, इसमें 5 की गुणनखंड नहीं है, इसलिए वो संख्या 6 की घात n के किसी भी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये जो संख्या दे रखी है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये जो दो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्यों भाज्य हैं, तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, तो वे संख्याएं जिन्हें संख्याओं के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है, या एक परिभाषा ये कहें कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग जाता हो, वे क्या होती है, भाज्य संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 संख्याओं के गुणज 2 इंटू 2 में, यह कहें तो ये भाज्य है 2 से, तो यानी मतलब ये संख्या जो उन्हें हम गुणज के रूप में लिख सकते हैं होती भाज्य संख्या है, या कहें तो जिनके 2 से अधिक गुणज, 1 से अधिक गुणज होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम वो क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो दे रखी है ये एक संख्या है, इसे हम प्रूफ करना है कि भाज्य संख्या है ये, तो हम अभी जो 2 गुणज है इसके 2 गुणज बता देंगे हम, इसलिए क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखूंगा मैं, दिया है क्या दे रखा है कि 7 इंटू 11 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसे 2 संख्याओं के रूप में करने के लिए हम यहाँ से 13 और 13 ये कॉमन ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। 77 हो जाएगा, ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 78। अब आप देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम 2 संख्याओं के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। देख ये एक संख्या थी मान लीजिए, इसे हमने 2 संख्या के गुणज के रूप में लिख दिया। देखिए एक गुणज इसका 13 हो गया और एक 78 हो गया। तो मतलब इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमारी दे रखी है ये भाज्य है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्योंकि दी गई संख्याओं को 2 गुणजों के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। अब हम करते हैं अगली क्वेश्चन, मतलब कि अगली जो दे रखी है उसे संख्या दे रखी है, लिख लेता हूँ इसे मैं। आप देखेंगे मैंने लिख ली है संख्या, इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है 5, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 कॉमन आ गया। इनका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1008 प्लस 1, ठीक है। और इनका अगर हम गुणा करेंगे तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह।
तो हम यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है हमारी इधर साइड में मैंने वही यहाँ पे लिख देंगे। ये भी दो संख्याओं गुणजों के रूप में लिखी जा चुकी है, या दो गुणजों के रूप में, इसलिए क्या करेंगे हम, चूँकि दी गई संख्या को ये सेम टू सेम लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि दी गई संख्या को दो गुणजों के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये संख्या भाज्य होगी। हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।